के आला कमान को धोखा दिया, उस आला कमान को जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। तो ये कुर्सी से चिपके रहने की तो बात थी सारी, कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इसलिए नहीं लेना चाहा क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री बने रहना था। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी। पूरे 5 साल इसी जद्दोजहद में निकाल दिए कि मैं कैसे इस कुर्सी को बचा के रखूं। उनके साथी विधायक से तमाम जो फोन टेप किए गए, टेपिंग के मामले में कहीं ना कहीं देखे तो आपने कहा है कि उसमें गृह विभाग हो, टीएम ऑफिस हो, कई लोग जो डीजीपी तक का बात कर रहे हैं कि ये सब लोग शामिल थे। है जो भी है, लेकिन इतनी देर क्यों की और ऐसा समय क्यों चुना? सबसे पहली बात देर। जब तक मैं उस पद पे था, मैं एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ था और पद पे रहते हुए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी छवि को और मेरी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे। उस समय आपको पता था कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो आप एक तरीके से बोलते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था क्योंकि मैं उनका पोस्ट ही था। लेकिन जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ उन युवाओं के साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती आपसे भी हुई है कि आपने उस वक्त नहीं बताया जब आपको पता था। उस वक्त तक मैं उस पद पे था जो मुझे दे रखा था। तो जब आप किसी के अधीन रह के काम करते हैं तो आपको सिर्फ एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कांग्रेस के आला कमान को धोखा दिया, उस आला कमान को जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। तो ये कुर्सी से चिपके रहने की तो बात थी सारी। चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। अब ये भूचाल कैसे आया? सूबे के 3 बार मुखिया रहे अशोक गहलोत, जिनके ओएसटी रहे लोकेश शर्मा। कई राज खोले हैं। 1000 करोड़ का जो माफ़ कीजिए 10,000 करोड़ के जो घोटाले थे उनके राज खोले हैं। सचिन पायलट जब मानेसर गए थे, उनके साथी जो विधायक थे और उनका फ़ोन टेप करवाया गया। पेन ड्राइव जो अब तक बताते रहते थे ये कि वो पेन ड्राइव मुझे सोशल मीडिया से मिली है, वो पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने दी थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जो जनता के राज से सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे थे ये था कि ऐसा समय क्यों चूज़ किया कि लोकसभा चुनाव है 26 अप्रैल को और उससे पहले का जो समय चूज़ किया। सबसे पहले स्वागत है आपको लोकेश। सबसे पहला सवाल दर्शकों का यही है कि ठीक है जो भी है, लेकिन इतनी देर क्यों की और ऐसा समय क्यों चुना? सबसे पहली बात देर। जब तक मैं उस पद पे था, मैं एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ था और पद पे रहते हुए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी छवि को और मेरी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे। अन्यथा ये सब कुछ मैं विधानसभा चुनावों से पहले भी कर सकता था, बीच में भी कर सकता था। जब मैंने सरकार बचाने के लिए इतना सब कुछ किया तो मैं सरकार को खतरा भी उत्पन्न करवा सकता था, लेकिन वो सब तो मेरा काम नहीं था ना। मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का और अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। जहाँ तक बात है अब के समय की, पिछले 3 वर्ष से मैं लगातार मुकदमे को झेल रहा हूँ, पेशियों पे जा रहा हूँ, क्राइम ब्रांच की पूछताछ को बर्दाश्त कर रहा हूँ। 8-8, 10-10 घंटे का इंटरोगेशन किसे कहते हैं, कोई एक व्यक्ति जाके बताए तो उसे पता लगेगा कि क्या मानसिक स्थिति होती है। मेरा और मेरा परिवार पिछले 3 साल से किस मानसिक परेशानी को झेल रहा है ये कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन ये नौबत इसलिए आई जब मैं 3 साल तक बिल्कुल नहीं टूटा, किसी दबाव में नहीं आया। एजेंसीज ने मुझसे तरह तरह के सवाल किए, मैंने तब अपना मुंह नहीं खोला और जो मुझे कहा गया था बोलने के लिए मैं उसी पे अड़ा रहा, टिका रहा, डटा रहा। तो अब मुझे बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि अब मैं मजबूर हो चुका था। मजबूरी ये कि जिस व्यक्ति के कहने से मैंने इस सब काम को किया, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जिन्होंने मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से वो ऑडियो क्लिप्स दी और मुझे सर्कुलेट करने के लिए कहा, मैंने उनके आदेशों की पालना की। और उस पालना करने के बाद उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया कि लोकेश, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप चिंता मत करना। तो जब शुरुआत में मुझे ये शब्द कहे गए और मुझे ये आश्वासन दिया गया तो मुझे किस बात की दिक्कत थी, मुझे किस बात की डर थी? कहा मेरे ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ है, उन्होंने मुझे कहा हुआ कि आप चिंता मत करो, तो मैं क्यों चिंतित रहूँगा? तो मैं उस बात को लेके जो मुझे कहा गया वो करता रहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन पिछले 1 साल से इस बारे में बात करना तक बंद कर दिया। आपने संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, संपर्क में तो हम थे, लेकिन केस से संबंधित कोई बात नहीं करते थे कि इस केस में क्या होना है, इसमें आपकी कब पेशी है, इसमें आपको क्या मदद चाहिए। मतलब केस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। तो जब जिस व्यक्ति ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा, उसी ने सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। कहते हैं ना कि जो मालिक है किसी चीज़ का, वही अपनी चीज़ को छोड़ दे तो जो ढोरा है, जो लेके चल रहा है, वो क्यों उसको लेके आगे बढ़ेगा? तो जो काम मैंने किया ही नहीं,
उस सारे आरोप को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ता। उन्होंने छोड़ दिया, किनारा कर लिया, तब ये मजबूर हो गया सोचने के लिए कि अब क्या होगा आगे, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। पिछले कई दिनों से विचलित था, मानसिक अवसाद में था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि अब भविष्य में क्या होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता किस तरह के एक्ट हो सकते हैं। कोई कभी उठा के कहीं भी आपको डाल सकता है, किसी भी तरीके के आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ मेरे पास है। आगे आने वाली 9 मई को मेरी फिर हाई कोर्ट में पेशी है। तो मैं इतना विचलित हो गया कि मैंने ये ठान लिया मजबूरी में कि अब मेरे को जब अकेला छोड़ दिया गया है, कोई मेरे साथ नहीं है, तो ये लड़ाई मुझे ही लड़नी है। तो मैंने जो सच था, क्योंकि उस झूठ को लेके कब तक मैं चलता, जब मेरा कोई साथ ही नहीं देना चाह रहा। जैसे मैं 3 साल चुप रहा, अगर मुझे ये भरोसा होता कि ये मेरे साथ रहेंगे हमेशा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो शायद हो सकता है कि ये इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। पूछताछ में आपसे सिर्फ वो पेन ड्राइव के राज पूछे होंगे एसओजी ने, लेकिन अभी आप 10 करोड़ के घोटाले की भी आरोप लगा रहे हैं। सबूत आपके पास हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। पेपर लीक में डीपी जारोली का रोल था और लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसका भी आपको पता था, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि रीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू था, और अब पूरे प्रदेश में, देश में पेपर लीक को लेके बहुत सारी इश्यूज चलते हैं। वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। पेपर लीक को लेके जो भी अभी कार्रवाई हुई है पिछले दिनों, वो सराहनीय कार्रवाई है, क्योंकि इस प्रदेश में अगर युवाओं के भविष्य को ताक पर रख दिया जाएगा, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाएगा, तो कोई तो आगे बढ़ के उन्हें न्याय प्रदान करे। तो जब वो एक सवाल बीच में पेपर लीक हुआ, माफ कीजिए, एक सवाल, जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, उस समय आपको पता था कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो आप एक तरीके से बोलते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था क्योंकि मैं उनका ओएसडी था। लेकिन जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ उन युवाओं के साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती आपसे भी हुई है कि आपने उस वक्त नहीं बताया जब आपको पता था। उस वक्त तक मैं उस पद पे था जो मुझे दे रखा था। तो जब आप किसी के अधीन रह के काम करते हैं, तो आपको सिर्फ एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। उस पद की एक गरिमा होती है और सीमाएं होती हैं। मैं उस सीमाओं से बाहर जाके बात नहीं कर सकता था। जितनी मेरी लिमिटेशंस थी, मैंने उन लिमिटेशंस में रह के जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने प्रयास किया। तभी तो आज मुझे ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि पेपर लीक हो गया। आपने एक हफ्ते तक तो माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक भी हुआ है। जब आपके ऊपर दबाव पड़ा विपक्ष का भी और युवाओं का भी, तब आपने वो लेवल 2 के पेपर को रद्द किया ये मान के कि ये लीक हुआ है। लेकिन जो लोग शामिल थे उन पे कार्रवाई को लेकर तो आप आगे बढ़े ही नहीं। आप इस बात की जद्दोजहद में थे कि इनके ऊपर कार्रवाई कौन सी की जाए, इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनसे इस्तीफा लिया जाए, इन्हें बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो शब्द काम में लिए गए थे कि अपना ही तो आदमी है, यही सब कुछ है, डीपी जारोली कि अपना ही आदमी है बोर्ड अध्यक्ष, तो इसके खिलाफ क्या काम किया जाए। तो जब आप अपना आदमी कह के उसे बचाने के लिए, इस सारे मामले को दबाने के लिए लग जाते हैं और उस प्रदेश के उन नौजवानों के सपनों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, तो अन्याय तो उनके साथ हुआ है ना। हम तब न्याय मानते जब आप इस पूरे प्रकरण में ऐसी कार्रवाइयाँ करते जो नज़ीर बनती। तो कहीं ना कहीं आपकी नाक के नीचे हुआ, आपको सब कुछ पता था कि ये इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। वो सारे के सारे लोग कौन शामिल थे, वो एक राजीव गांधी स्टडी सर्किल करके जो बना हुआ है, उसमें जो लोग थे, उन मतलब पूरा एक सिस्टम था। उस पूरे सिस्टम की लापरवाही या जानबूझ के की गई लीक पूरी मिलीभगत थी। और आगे भी ऐसी घटनाएं हुई। तो मैंने बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कही। मैंने जहां भी जो कुछ भी शब्द प्रयोग में लिए, उस हर शब्द का मेरे पास में सबूत है। अशोक गहलोत जी हमेशा कहते थे कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। आप विपरीत बात कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 साल कुर्सी बचाने के लिए काम किया। इसमें कितने सच्चाई है? सिर्फ सच्चाई यही है, कुर्सी से चिपक के वही रहना चाहते थे। अगर वो कुर्सी छोड़ना चाहते तो 25 सितंबर को नहीं छोड़ देते। जब 25 सितंबर का क्या किस्सा था? 25 सितंबर का किस्सा ये था कि आला कमान ने, यानी केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर्यवेक्षक भेजे, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको और अजय माकन जी को यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा। और उस दिन विधायक दल की मीटिंग होनी थी। तो मुझे लगता है इन्हें कहीं ना कहीं से जानकारी हो गई थी कि ये विधायक दल का कोई नया नेता बन जाएगा, किसी और को हो सकता है मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। तो वो उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला। वो सारी घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी कि खुद तो चले गए जैसलमेर, वहां जाके लौटने से पहले मुझे फोन करके कहते हैं कि मीडिया में ये चलवाओ सारा कि जितने विधायक इनके साथ थे
और जो विधायक दल की यहाँ मीटिंग होनी थी वो सारे वहाँ शांति धारीवाल जी के यहाँ पहुँच गए, वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ से वो बस में बैठ के गए सीपी जोशी जी के यहाँ, वो इस्तीफा प्रकरण हुआ। कुछ ने बाद में ये भी कहा कि हमने स्वेच्छा से नहीं दिया, साइन हमारे नहीं है। तो वो एक अपने आप में खुलासा होता रहेगा कि कौन थे कौन नहीं थे। अब तो सरकार ही चली गई खैर। लेकिन उस पूरी घटना को अगर षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने मुझे ये कहा कि मीडिया में ये चलवाओ कि जो लोग वहां पहुंचे हैं धारीवाल जी के यहाँ, उनकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, पायलट नहीं बनने चाहिए, वो नहीं बनने चाहिए। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र ही तो था। आप आला कमान के आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। जो बैठक आप बता रहे हैं, वो कह रहे थे मुझे तो जानकारी नहीं, जो बैठक वहां मुख्यमंत्री निवास पे होनी थी, क्या बैठक की जानकारी उन्हें नहीं थी? वो पर्यवेक्षक को रिसीव करने गए थे, पर्यवेक्षक से वो मिले थे, दोनों लोगों से वो मिले थे, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ बैठक होने वाली है। तो ये कहना कि उन्हें जानकारी नहीं थी, ये तो उनका एक तरीका है कि वो सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास करते हैं जनता को कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति अनजान हो सकता है क्या कि इस प्रदेश में सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो हैं, और आला कमान केंद्रीय नेतृत्व हमारी सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोग अपने दूत के रूप में यहाँ पर्यवेक्षक भेज रहे हैं। तो क्या उन्हें पता नहीं होगा कि पर्यवेक्षक क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं? आप वो मीटिंग होने देते ना वहाँ, आप मुख्यमंत्री निवास पे उस मीटिंग को होने देते, बैठक को होने देते। आपने क्यों षड्यंत्र रचा? क्यों आपके दो आदमी धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी शांति धारीवाल जी के यहाँ बाहर पहुंच के बस लेके खड़े हुए थे, जो उनको बिठा के यहाँ स्पीकर के यहाँ लेके आए? तो ये षड्यंत्र का हिस्सा ही तो था। बसें कहाँ से आ गई एकदम से, कहाँ आप उनको उठा के सारे के सब लोगों को वहाँ सीपी जोशी जी के यहाँ लेके गए? तो ये कहना कि मुझे नहीं पता था, वो जनता को मूर्ख बनाने का काम उन्होंने किया। उस व्यक्ति ने कांग्रेस के आला कमान को धोखा दिया, उस आला कमान को जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। तो ये कुर्सी से चिपके रहने की तो बात थी सारी, कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इसलिए नहीं लेना चाहा क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री बने रहना था। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी। पूरे 5 साल इसी जद्दोजहद में निकाल दिए कि मैं कैसे इस कुर्सी को बचा के रखूं। यही कारण। सचिन पायलट मानेसर थे, उनके साथी विधायक से तमाम जो फोन टेप किए गए, टेपिंग के मामले में कहीं ना कहीं देखे तो आपने कहा है कि उसमें गृह विभाग हो, सीएम ऑफिस हो, कई लोग जो डीजीपी तक का बात कर रहे हैं कि ये सब लोग शामिल थे। क्या था इसका पूरा राज? देखिए, कोई भी फोन को या फोन कॉल को इंटरसेप्ट करने का काम होता है गृह विभाग का। एक विशेष शाखा होती है, एक पूरी मशीनरी होती है जो गृह विभाग के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्री तो क्योंकि खुद गृह विभाग उन्हीं के पास, तो ये जानकारी डीजीपी को भी, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी होती है, गृह होती है, तमाम लोगों को जानकारी होती है फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही होते हैं, तो इसलिए सब तो शामिल है ना। वो इंटरसेप्शन लीगल था या, मुझे तो इंटरसेप्टेड क्लिप को हमसे अशोक गहलोत जी ने हाथ में देकर ये कहा कि इसे मीडिया में सर्कुलेट काम किया। फिर भी आपके ऊपर भरोसा नहीं किया? एसओजी को यहीं भेज दिया ये चेक करने के लिए कि आपका मोबाइल और जो किया कि नहीं किया? भरोसे से ज्यादा डर की बात थी। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसके जहन में डर तो होता ही होता है। उसे पता होता है कि कहीं ये खुलासा हो गया तो मेरा असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उस डर के चलते ही यहाँ एसओजी की रेड करवाई गई, ये पता करने के लिए कि वो सबूत इसके पास है या डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। जब उन्होंने यहाँ पूरी छानबीन कर ली, सब कुछ खंगाल लिया, नहीं मिला, तब वो मुझे लगता है आश्वस्त हो गए होंगे कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसी से किनारा करना शुरू कर दिया। उनका बर्ताव पूरी तरह से बदलता चला गया कि अब ये क्या करेगा, हमने उपयोग में ले लिया। वो हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि तू मेरी तरह सबको काम, मुझे तब ये बात समझ में आई कि मैं भी काम आ गया। वो आला कमान को काम ले सकते हैं। उनका पूरा का पूरा तरीका रहा राजस्थान में, स्वयंभू कांग्रेस बन के रहना चाहते थे हमेशा, कि मैं ही कांग्रेस हूं, सब कुछ मेरे अधीन रहे, सारे लोग मेरे कहने पे चले। उसका नतीजा देखो कि हम वापस प्रदेश में सरकार की जो रिपीट कर सकते थे नहीं कर पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी बदनाम करने का काम, संजीवनी करके एक प्रकरण चला, ठीक है, इनको कैसे घसीटा जाए।
उस संजीवनी घोटाले में या जो भी वो घटनाक्रम था, उसके जो पीड़ित लोग थे उनको यहाँ जाता था, उनके वीडियोस बनाए जाते थे उनसे, तो इस स्तर पे उतर गए कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, आक्षेप लगाने लगे, माताजी का नाम, उनके परिवार भी था, लेकिन सिर्फ उनको डैमेज करने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वैभव वहां से चुनाव हारे थे, तो कोई पिता कैसे बर्दाश्त कर सकता है व्यक्ति को जिसने उसके पुत्र को हराया हो। तो सारे षड्यंत्र रोजाना मुख्यमंत्री निवास पर इसी बात के लिए बनाए जाते थे या रचे जाते थे कि कैसे सचिन पायलट को डाउन करना है, कैसे गजेंद्र डाउन कर उसको खराब करना है। तो लेकिन जो सच्चाई थी वो आनी ही होती है एक दिन। सच कहते हैं ना कि बहुत लंबे समय तक छुपता नहीं है, और आज पूरे प्रदेश की जनता के सामने इन्होंने कैसे काम किया वो सबके सामने आ चुका है। 10,000 करोड़ के घोटाले की आपने बात की, जिसमें 7400 करोड़ का घोटाला था, एक ये क्या नाम है, 1,000 रुपये का खान घोटाला था, 1400 करोड़ जो कोरोना के अंदर इन्होंने जो इंजेक्शन वगैरह लिए उसमें घोटाला था, 126 करोड़ का आपने ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का जो बात की, 7400 करोड़ का महिलाओं को जो मुफ्त में मोबाइल दिए हैं, इस घोटाले की भी आपने जिक्र किया है। देखिए, सीधे तौर पर जब सरकार होती है तो कहते हैं ना कि फ्री बीज के लिए या निःशुल्क अपनी योजनाओं को प्रसारित करने के लिए या सरकार की वापसी के लिए ऐसे तमाम तरह के दावे और वादे किए जाते हैं कि हम आपको ये देंगे। कितने प्रदेश की 1.5 करोड़ महिलाओं को फोन देने की बात थी, और उसमें जो खर्चा आना था वो लगभग 7,400 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा। तो वो कहाँ गए, क्या क्या किया? तो वो एक तरीके से पूरा इस रूप में घोटाला हुआ कि किसको उसके ठेके दिए गए, किसको निविदाएं उनको लिए दी गई। तो ऐसे समय में आप उस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि किन किन लोगों के ये काम में आए, किसको फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन वो 7400 करोड़ एक फिगर है कि इतना खर्चा उस योजना में होना था जिसका कोई अता पता नहीं है। 1,000 करोड़ का खान घोटाला, किसको कौन सी खान कैसे आवंटित कर दी, 5 करोड़ की खान को कितने 100 करोड़ में दिया, तो कहाँ गया वो सब कुछ। अगर कोई तथ्यों को लेकर जरा सा भी इसकी तह में जाने का प्रयास करेगा, वर्तमान सरकार अगर खंगालने की कोशिश करेगी ना, तो कोरोना काल में जितने भी उपकरणों की खरीद फरोख्त हुई थी वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था। ये ग्रामीण शहरी जो भी ओलंपिक के नाम पे काम किए गए, उसमें भी मतलब बेहिसाब पैसा खर्च किया गया, वो भी घोटाला था। बहुत सारे लोगों को उसमें फायदा हुआ है। तो अगर कोई तह में जाने का प्रयास करे तो पता लगेगा कि ये 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की बात नहीं है। इतने बिंदु लगेंगे कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। कोई पहुंचे तो सही, हर व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हो जाएगा और सब के सब सामने आ जाएंगे किस किसने क्या किया। अब लोग देखो, सारी बातें हो गई, लेकिन लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, सवाल भी करते हैं, हमें भी कमेंट्स आते हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले किया, आपने बता दिया कि मैं घुट चुका था, मैं ये वजन अकेला लेके कैसे चलता, मेरा परिवार जो परेशान था इन सारी चीज़ों से लेकर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि और 8-9 मई को मेरी अगली डेट है। हाँ, वो आपने बताया। वो भी मेरे ऊपर दबाव था कि मुझे अगर कुछ अपने आप को बचा के भी रखना है तो मुझे अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। अब जब अपनी लड़ाई खुद ही को लड़नी है तो मुझे सच तो सबके सामने लाना ही पड़ेगा। अब मैं तैयार हूँ हर तरह से। बिल्कुल आप तैयार हैं, पहले नहीं टूटे अभी भी नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लोकेश जी के ऊपर किसी का अब ये प्रेशर हो कि आप ऐसा कर लीजिए, बीजेपी में जाने का कोई मन बना बैठे हो, इस तरीके की बात पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में मुझे जाना होता तो विधानसभा चुनाव से पहले जाता ना, और उनके साथ बैठ के अच्छे से कहते हैं कि वो नेगोशिएट करता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मुझे तो टिकट की लालसा भी तो रहती थी ना कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से विधायक का टिकट मिल जाएगा, इसलिए मैं ये सब कुछ कर दूं। तो मुझे वहाँ से कोई फायदा थोड़ी मिल रहा था। अगर मुझसे वहाँ ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपको बीजेपी वालों ने कहा होगा, बीजेपी में शामिल हो रहे होंगे। जो व्यक्ति 25 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति कर रहा है वो तब पार्टी बदलेगा ना जब वहाँ से कुछ मिल रहा होगा। तो मुझे अगर वो फायदा लेना होता तो विधानसभा चुनावों से पहले ही मैं चला जाता। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही काम करता रहूँगा, चाहे मुझे कोई पद मिले ना मिले। लेकिन सच्चाई तो मैं उजागर करूँगा। किसी ना किसी को आगे बढ़ के ये कदम तो उठाना पड़ेगा कि जो वास्तविकता है उससे अवगत कराए। राजस्थान के इतिहास में पिछले 40 वर्षों में
किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास बहुत सारे मंत्रियों के, बहुत सारे एमएलएज के, बहुत सारे पदाधिकारियों के फ़ोन आए जिन्होंने उस दिन भी कॉल किया जब मैंने 3 दिसंबर को रात को वो चीज़ें सार्वजनिक की कि किस वजह से हम चुनाव में वापसी नहीं कर पाए, क्या क्या कमियां रही। ऐसे तमाम लोगों की भावनाएं वही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। सबने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, इस व्यक्ति ने कांग्रेस को डुबो दिया। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया है इस प्रदेश में कांग्रेस को तो वो है अशोक गहलोत। जितने लोगों ने पार्टी बदली उन सब ने जब स्टेटमेंट दिए तो एक नाम हर बार लिया गया, वो था अशोक। साथ रहते हुए कभी एहसास नहीं हो आपको कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ कभी? साथ रहते हुए तो कहते हैं ना कि आप, ये तो उन्होंने ही जवाब दिया हुआ है। हाँ, बताया आपने। उन्होंने खुद ने किस तरह से जवाब दिया है, उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, वो ये कह चुके हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो वो कभी इस चीज़ का आभास ही नहीं होने देते कि वो क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे। हालांकि उनका नेचर पता था कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बुरे से बुरा करते हैं। ये विचारधारा की बात नहीं है, ये स्वच्छ राजनीति की परिपाटी नहीं होती कि आप राजनीतिक विचारधारा में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको दुश्मन के रूप में आप मान लें। और इन्होंने तो अपनी ही पार्टी के लोगों को दुश्मन की तरह मान लिया। सूबे के 3 बार मुखिया रहे हैं, वो राजनीतिक जादूगर मानते हैं अपने आप को। अब आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सबूत आपके पास हैं इसलिए लगा रहे हैं। इसमें जो गृह विभाग सहित कई लोग हैं जिनकी भी आप जैसे बता रहे हैं तो उनकी भी जांच होगी। लेकिन अब आप आगे क्या सोचते हैं कि इन सब होने के बाद कांग्रेस की राजनीति में, क्योंकि आप कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, तो कांग्रेस की राजनीति में किस तरीके का बदलाव आ सकता है इन सब इस मैटर के बाद? कांग्रेस कोई व्यक्ति तो है नहीं। हाँ, कांग्रेस एक विचार है और विचार के साथ बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर अपने मन में कांग्रेस ही हूँ तो वो तमगा मुझसे कौन छीन सकता है। बात होती है कोई जिम्मेदारी देने की, कुछ पद देने की, तो ये तो उनको तय करना है कि मुझे अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं काम करूँगा, बिना जिम्मेदारी के भी मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरी भावना है, जो मेरा विचार है वो थोड़ी बदलेगा। तो भविष्य में अगर मुझे किसी भी रूप में अवसर प्राप्त होता है या मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, मैं उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। जो मुझसे कहा जाएगा करने के लिए पार्टी के स्तर पर किसी भी रूप में, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और मैंने हमेशा से संगठन के लिए ही काम किया है। मैंने तो 96 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था। NSY से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। NSY का मैं प्रदेश महासचिव रहा, प्रवक्ता रहा, तो तमाम वो संगठन के कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया। फिर सरकार को बड़ी नज़दीक से देखा, प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को बहुत नज़दीक से देखा। तो इतनी समझ तो राजनीति की आ ही गई है कि खुद को कैसे सेफ रखना है। आप बड़े से बड़ा जोखिम उठा सकते हो, लेकिन कब? जब आपको स्वयं के ऊपर भरोसा हो। आप किसी दूसरे के भरोसे पे कुएं में नहीं कूदोगे। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मुझे तैरना आता है तो मैं कुएं में छलांग लगा जाऊँ। तो वही सब कुछ हुआ, मुझे कहा गया करने के लिए, मैंने किया। और अब चूंकि पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मजबूर हो गया और मैंने प्रदेश को सच्चाई से अवगत कराया। देखिए, ये थे लोकेश जी शर्मा जो OST रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी बातों का जवाब दिया। और अब ये तो जांच का विषय है कि आगे क्या होगा, लेकिन इनका कहना है कि 40 साल से किसी ने राजस्थान में सच बोलने की हिम्मत नहीं की, अब इन्होंने की है। डर भी नहीं है। क्या आगे होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले इस बात को लेकर एक बड़ा भूचाल आ चुका है, जिससे जनता तरीके की बात भी बना रही है। कुछ लोग कह रहे थे, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि दबाव दिया जा रहा है ये, लेकिन इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और इन्होंने कहा है कि मैं इस वजन को अकेला लेकर कहाँ तक चलता। जब सूबे के मुखिया ने जब मुझे पेन ड्राइव दी थी, 1 बजे मुझे, माफ़ कीजिएगा, उनको बुलाया था उनके PSO ने, राम निवास जी, और जब PSO ने बुलाकर इनको पेन ड्राइव दी थी और एक पेपर दिया था, टाइप पेपर, और कहा था कि इसे आप सार्वजनिक कर दीजिए। उस समय इनसे कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ हैं। इनका कहना है कि मैं वो वजन को लेकर अब चल नहीं सकता था, अगले महीने मेरी पेशी है। ऐसे में सच्चाई मुझे दिखानी थी और मैं हूँ जो 40 साल में सच्चाई किसी सूबे के 3 बार मुखिया रह चुके, उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है। अब देखना ही होगा कि इनकी इन बातों के बाद, देखिए एक आरोप नहीं है, आरोप बहुत सारे हैं। कई घोटालों का इन्होंने जिक्र किया है। पेपर लीक जो युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है लेवल 2 का, उसका इन्होंने जिक्र किया है। अब क्या जांच होती है और क्या उस पर कार्रवाई होती है। धन्यवाद। लोकमत हिंदी जय।